नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। आप देख रहे हैं देश प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। हर सियासी दल की राजनीतिक वोट बैंक की धुरी के इर्द गिर्द घूमती है और यही वजह है कि इस पर कोई आंच आने पर तमाम दलों में खलबली मच जाती है। इस वक्त ऐसी स्थिति बसपा की है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जब से बसपा संस्थापक काशीराम की मूर्ति का अनावरण किया, उन पर बसपा की तरफ से तूफानी हमले हो रहे हैं। मायावती के बाद अब उनके भतीजे और पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने सपा पर सीधा निशाना साध दिया है। आकाश ने कहा है कि ये बहन जी यानी कि मायावती के संघर्षों का नतीजा है। जो लोग अब तक हमारे महापुरुषों का अपमान करते नहीं थकते थे, आज उनको भी हमारे महापुरुषों की शरण में आना पड़ा। बसपा का आरोप है कि सपा सिर्फ वोट के लिए सब कर रही है। तो उधर सपा ने पलटवार में कहा बसपा मजबूरी में ऐसा कर रही है। आज मैं आपको यूपी की सियासत के नए संग्राम की हर चुभने वाली बातें बताऊंगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बात तो चुभेगी। राजनीति की प्रयोगशाला में हर चुनाव में नए प्रयोग होते हैं और इस लिहाज से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सबसे ज्यादा चर्चा में रहते हैं। यह अलग बात है कि 2017 से अब तक लगातार 3 चुनावी परीक्षा में उनके प्रयोग नाकाम हो गए। बावजूद उसके सपा चौथी बार एक बार और एक प्रयोग के साथ तैयार है। यह बसपा के समर्थक दलित वोटर्स को अपने पाले में लाने की कोशिश से जुड़ा है और यही वजह है कि बसपा ने सपा के खिलाफ अपने सारे हाथी खोल दिए। दलित वोट बैंक की बिसात पर सबसे बड़ी जंग। बसपा का अखिलेश यादव पर सीधा निशाना। बुआ के संघर्ष के नाम पर भतीजे का सीधा चैलेंज। अखिलेश के मिशन कांशीराम पर आकाश आनंद का तंज। बसपा के चुभने वाले हमले पर सपा का सीधा पलटवार। जो भी बसपा की मजबूरी रही कि लोकसभा में अच्छी सीटें आने के बाद 0 से 10 जाने के बाद भी उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। मुझे लग रहा है उन्हीं मजबूरियों में वो ऐसे ट्वीट कर रहे हैं। कांशीराम की विरासत पर सपा की नई दावेदारी। दलितों के लिए सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के अलावा कोई चारा नहीं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक दलितों का सवाल है, उनको ये लगना चाहिए कि उनके हितों के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। आरक्षण खत्म करने की साजिश हो रही है। दलित के नाम वोट संग्राम में कूदी भाजपा। समाजवादी पार्टी का चरित्र, जिस तरह उन्होंने राजनीति में जाति विशेष वर्ग की राजनीति की और समाज के एक बड़े तबके को लज्जित करने का काम किया, समाजवादी पार्टी का इसी प्रकार का चरित्र है। मायावती लगातार दलितों की राजनीति कर ही रही है, लेकिन आज उनके साथ इतने दलित नहीं रहे हैं। एक बार मायावती अपने बलबूते पर सत्ता में आई थी, लेकिन कांशीराम जी ने बहुत बड़ा योगदान उत्तर प्रदेश के लिए दिया है। सारे दलित ओबीसी अल्पसंख्यकों को इकट्ठा करने का एक बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है। दावेदारी की रेस में कांग्रेस का भी हल्ला बोल। दलित के लिए, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात के लिए अगर किसी ने किया है तो हमारा 3/4 जब बहुमत था और कोई दूसरी पार्टी नहीं थी, तो इनको आरक्षण नौकरियों में हमने दिया था, कांग्रेस ने दिया था। किसके कांशीराम सबसे बड़ी दावेदारी। बुआ ने जो कही वही बात सही। भतीजे के खिलाफ भतीजे की आर पार। बात तो चुभेगी।
यूपी के सियासी माहौल में इस वक्त एक ही सवाल हर तरफ गूंज रहा है कि आखिर किसके हैं कांशीराम? किस पार्टी का बनता है कांशीराम की विरासत पर हक? क्या वो बसपा है या वो सपा है? दोनों तरफ से दावेदारी का तूफान चल रहा है और शुरुआत अखिलेश की तरफ से कांशीराम की मूर्ति के अनावरण से हुई। रायबरेली में मूर्ति के उद्घाटन के बाद पहले मायावती ने अखिलेश पर चुभने वाला तंज किया और अब उनके भतीजे आकाश आनंद ने अखिलेश के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया। अखिलेश यादव पर बिना नाम लिए बसपा की तरफ से बड़ा हमला हुआ है। कांशीराम की सियासी विरासत पर संघर्ष का ये नया अध्याय है, जिसमें अखिलेश पर हमले के लिए बसपा की तरफ से पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने कमान संभाली है। आकाश आनंद ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए, जिसमें सपा पर चुभने वाला निशाना साधा गया। आकाश ने लिखा, मान्यवर के नाम पर रखे जिले कांशीराम नगर का नाम बदलकर कासगंज किया, पंचशील नगर का नाम बदलकर हापुड़, ज्योतिबा फूले नगर का नाम अमरोहा, छत्रपति साहू जी महाराज नगर का नाम बदलकर गौरीगंज, माता रमाबाई नगर का नाम बदलकर कानपुर देहात, प्रबुद्ध नगर का नाम बदलकर शामली, महामाया नगर का नाम बदलकर हाथरस और ऐसे ही कई और बहुजन महापुरुषों का अखिलेश जी ने अपनी सरकार में अपमान किया और आज वापस सत्ता में आने के लिए आपको हमारे महापुरुष याद आ रहे हैं। अखिलेश जी मान्यवर साहब की प्रतिमा के अनावरण के साथ साहब की विचारधारा को भी आप अपनाते तो बेहतर होगा। आकाश आनंद बसपा के राष्ट्रीय संयोजक हैं तो अखिलेश सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। मायावती आकाश की बुआ हैं तो मायावती और अखिलेश के सियासी संबंधों को भी बुआ भतीजे की नातेदार कहा जाता रहा है, यानी लड़ाई भतीजे और भतीजे के बीच हो रही है। आकाश आनंद ने अखिलेश पर एक एक कर कई हमले बोले। उन्होंने ट्विटर पर यह भी लिखा, मान्यवर साहब और आदरणीय बहन जी के संघर्षों का ही नतीजा है कि जो लोग अब तक हमारे महापुरुषों का अपमान करते नहीं थकते थे, आज उनको भी हमारे महापुरुषों की शरण में आना पड़ रहा है। वोट की राजनीति क्या न करा दे, लेकिन बहुजन समाज सब देख भी रहा है और सब समझ भी रहा है। आकाश आनंद ने अखिलेश से इशारों में ये भी सवाल पूछा, सपा वाले मान्यवर साहब की प्रतिमा का अनावरण क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है कि सत्ता की मास्टर चाबी बहन जी के हाथ में जा रही है। चौकन्ना रहना साथियों, मान्यवर साहब ने पहले ही ऐसी ताकतों से सतर्क रहने को कहा है। ये बयान अपने आप में साफ करने को काफी है कि बसपा किस तरह कांशीराम की सियासी विरासत के मुद्दे पर सपा के खिलाफ आर पार के मूड में है। ऐसा लग रहा था जैसे समाजवादी पार्टी आकाश आनंद के हर ट्वीट पर नजरें गड़ाए बैठी थी, तभी तो उसने एक एक शब्द का जवाब देने में देर नहीं की। समाजवादी पार्टी ने लिखा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर लोहिया ने दलित पिछड़े एकता का सपना मिलकर देखा था, जिसे कांग्रेस ने तोड़ दिया। मान्यवर कांशीराम जी और श्रद्धेय नेताजी ने दशकों बाद दलित पिछड़ा एकता का सपना देखा था, जिसे भाजपा ने साजिश करके तोड़ दिया। श्री अखिलेश यादव जी अब फिर से दलित पिछड़ों को एकजुट करेंगे। दलित पिछड़ा मुस्लिम एकजुट हो जाएगा तो भाजपा का सफाया हो जाएगा। भाजपा एक एक सीट को तरस जाएगी। दलित पिछड़ा को संविधान बचाने और अपने संवैधानिक अधिकार बचाने के लिए श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में एकजुट होना होगा। दलित पिछड़ा एक साथ आओ, सब मिलकर संविधान बचाओ। कांशीराम जी का योगदान है समाज को परिवर्तित करने में, और उनका सम्मान कोई करता है, उनको रिकग्नाइज कोई करता है तो उसकी तो स्वागत होना चाहिए। आज डॉक्टर लोहिया जी का कोई स्वागत करे, सम्मान करे, नेताजी का कोई करे, हम स्वागत करेंगे। बसपा के लोग करें, हम करेंगे। भाजपा भोज, देखिए सरकार में जब आप होते हैं तो आप पे बजट होता है, आपको व्यवस्था परिवर्तन करना होता है। जो व्यवस्था से पीड़ित लोग हैं उनको राहत देनी होती है। आप आरक्षण खा जाएंगे, भोज की बात करेंगे। उधर सपा के राष्ट्रीय महासचिव और पार्टी के दिग्गज नेता रामजी लाल सुमन ने भी बसपा को नसीहत देने में देर नहीं की। रामजी लाल सुमन ने दो टूक कहा कि पार्टी एक नई रणनीति पर काम कर रही है। अंतोगत्वा जब पेट की रोटी का सवाल आता है तो सब चीजें चली जाती हैं। आज हम यही चाहते हैं कि आज जो मुद्दे हैं
पिछड़ों की जनगणना का सवाल है, सरकारी उपक्रम बेचे जा रहे हैं, आरक्षण खत्म हो रहा है, किसानों की एमएसपी की कानूनी गारंटी ये नहीं कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इन सब मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे, जातियाँ टूटेंगी और ये वर्ग हमारी तरफ मुखातिब होंगे। रामजीलाल सुमन ने ये भी कहा कि सपा की कोशिश पिछड़ों के साथ ही दलितों का भी भरोसा जीतने की है और इसके लिए पार्टी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही। समाजवादी पार्टी का जो प्रयास है वो ये है कि हम अपने आचरण से एहसास कराएं कि गर्दिश में हम तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी लड़ाई हम ही लड़ेंगे। तकलीफ लोगों की हो रही है। यहाँ तक काशीराम जी की प्रतिमा के अनावरण का सवाल है। श्री मुलायम सिंह यादव जिन्हें हम नेताजी कहते हैं, नेताजी और काशीराम के विचारों में बहुत साम्य था। ठीक उसी तरह का साम्य था जिस तरह का साम्य था डॉक्टर लोहिया, डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों में। और मुझे फक्र है कहते हुए कि काशीराम जी को मुलायम सिंह यादव ने सबसे पहले इटावा लोकसभा में भेजा था। मुद्दा दलित वोट बैंक का है तो कांग्रेस भी अपने पुराने दिनों की याद दिला रही है। पार्टी के दिग्गज नेता कांग्रेस के पुराने चुनाव जिताऊ फॉर्मूले की याद दिला रहे हैं, जिसमें अगड़ों के साथ ही दलित वोटरों की बड़ी भूमिका हुआ करती थी। कानून मंत्री आदरणीय अंबेडकर जी को कांग्रेस ने बनाकर मौका दिया था कि ऐसा संविधान लागू करें। पहला राष्ट्रपति इस वर्ग से, लोकसभा स्पीकर और उपराष्ट्रपति अगर किसी ने दिया था तो कांग्रेस ने दिया है। तो कांग्रेस ने हमेशा अनुसूचित जात जनजात के लिए हमेशा किया है। इन लोगों ने राजनीति का मोहरा अगर किसी ने बनाया है तो बनाया होगा। हमने तब किया था जब कोई नहीं था। अभी 2019 का चुनाव भी सपा और बसपा ने साथ मिलकर लड़ा था और 90 के दशक में भी सरकार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उन्होंने साथ बनाई थी। तो कोई नई विचारधारा नहीं है जिसको पोषित कर रहे हैं अखिलेश जी। और इस तरह की विचारधारा से जुड़े महापुरुषों की अगर मूर्ति लगी है, अनावरण हो रहा है, और कौन करा रहा है? स्वामी प्रसाद मौर्य जी करा रहे हैं, जो खुद भारतीय बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा के साथ आते हैं। तो मैं मानती हूँ कि संदर्भित है, कोई बहुत वैसी बात विशेष नहीं। उधर भाजपा सपा और बसपा में छिड़ी जंग पर जमकर चुटकी ले रही है। निशाने पर समाजवादी पार्टी है। आपने देखा 1995 में किस तरह से मायावती जी को लज्जित किया गया, उनके खिलाफ किस तरह का एक आपराधिक षड्यंत्र जैसी स्थिति बनी। और मैं तो उस समय जो परिस्थिति बनी आप सब लोगों को जानकारी है। प्रमोशन में आरक्षण वाला विषय हो, संसद में जिस तरह प्रस्ताव आया उसको प्रति फाड़ने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। तो समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है विशुद्ध जातिवादी है। साफ है कि कांशीराम की सियासी विरासत पर छिड़ी ये आर पार की जंग अभी दूर तलक जाने वाली है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एक तरफ सियासी दल जातीय गोलबंदी में जुटे हैं तो दूसरी तरफ निकाय चुनाव के लिए भी तैयारी तेज हो चुकी है। आज अखिलेश यादव ने प्रत्याशियों के चयन को लेकर पार्टी दफ्तर में एक बड़ी बैठक की और इस बैठक में कई जिलों के प्रभारी और सह प्रभारी पहुंचे। पार्टी नेताओं का फीडबैक लेकर उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। वहीं भाजपा ने भी बूथ को मजबूत करने के लिए नया कदम बढ़ा दिया है, जबकि कांग्रेस का दावा है कि इस बार उसका प्रदर्शन विरोधियों को चौंका देगा। निकाय चुनाव को लेकर सियासी दलों की तैयारी तेज होने लगी है। तारीख का ऐलान अभी भले न हुआ हो, लेकिन जमीन पर ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है। वाराणसी में भाजपा ने बूथ को मजबूत करने के लिए समिति बनाई है। इसमें 1300 से ज्यादा लोगों का चयन किया गया। ये कार्यकर्ता घर घर जाकर सरकारी योजनाओं का लाभ गिनवाएंगे और भाजपा की जमीन मजबूत करेंगे। क्योंकि चुनाव का केंद्र बिंदु वार्ड होगा, हमने वार्ड समितियों का गठन किया है। वार्ड के बाद उस वार्ड में पढ़ने वाले जो बूथ समितियां हैं, उन बूथ समितियों का गठन किया गया है। बूथ समिति के बाद जो हमारे उस बूथ में पढ़ने वाले पन्ने हैं, उस एक बूथ में 20 से 22 पन्ना प्रमुख हमारे बनाए जा रहे हैं। क्योंकि नगर निकाय के चुनाव में 95 से 100 वोट एक पन्ने पे होता है, तो उसमें हमारे एक पन्ना का प्रमुख बनेगा और उसके 5 सहयोगी बनेंगे। इधर भाजपा कार्यकर्ता जमीन पर तैयारी तेज कर रहे हैं तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने फिर से सपा को घेरा है। भूपेंद्र चौधरी ने आरोप लगाया कि सपा ने ही चुनाव टलवाया और आरक्षण को लेकर बेवजह शोर मचाया।
नहीं, हमारी तो पूरी तैयारी, पार्टी की तैयारी पूरी है और भाजपा पूरी तैयारी हमारी दिसंबर में भी थी। दिसंबर माह में हमने पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग चुनाव में नहीं जाना चाहते। वो समाज को गुमराह करके चुनाव को स्थगित कराना चाहते थे। वो जानते थे कि जनता हमारे साथ नहीं है। अगर परिणाम आएंगे तो पिछले चुनावों में जिस तरह का हम माहौल बना रहे थे और माहौल बनने के उल्टा परिणाम आए उसके। सबकी नजर चुनाव आयोग की जारी होने वाली अधिसूचना पर है। प्रत्याशियों के चयन को लेकर हर दल बैठक कर रहा है। मंगलवार को सपा दफ्तर पर भी अखिलेश यादव ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में कई जिलों के प्रभारी और सह प्रभारी शामिल हुए। हर दल अपने हिसाब से सोचता है। समाजवादी पार्टी ये समझती है कि जो पीड़ित शोषित वर्ग हैं इस देश के, जो ऐसे वर्ग हैं जिन्हें सामाजिक न्याय नहीं मिला है, जिनको हक हिस्सा सम्मान नहीं मिला, उनको सम्मान दिलाना बहुजन हो या समाजवादी हो, दोनों की विचारधारा का हिस्सा है। समाजवादी पार्टी और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी उसको आगे लेके चल रहे हैं। जो लोग उसमें मदद करना चाहते हैं उनका स्वागत है। सिर्फ सपा ही नहीं, पश्चिमी यूपी में भाजपा का रास्ता रोकने के लिए रालोद भी बड़ी तैयारी के साथ निकाय चुनाव में उतरने वाली है। इसके लिए रालोद ने मंडल प्लान तैयार किया है। टिकट के हर दावेदार के साथ बातचीत और मुलाकात के साथ जीत का आंकड़ा बिठाया जा रहा है। साफ है कि सपा रालोद की कोशिश गठबंधन से मिली ताकत से निकाय चुनाव के नतीजों को बदलने की है। समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और आज़ाद समाज पार्टी तीनों का गठबंधन है और तीनों ये स्थानीय निकाय के चुनाव मिलकर लड़ेंगे। और आज एक महत्वपूर्ण बैठक जो राष्ट्रीय लोकदल की थी, केवल राष्ट्रीय लोकदल की, पूरे मंडल से जो प्रत्याशी हैं, जो नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत और मेयर के प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं राष्ट्रीय लोकदल के चुनाव चिन्ह पे, उन लोगों के बायोडाटा लिए हैं और वो एक हमने उसकी समीक्षा की। हालांकि अभी ये तस्वीर साफ नहीं हुई है कि निकाय चुनाव में किस सीट पर सपा और किस सीट पर रालोद चुनाव लड़ेगी। लोगों की मजबूरी भी बहुत है क्योंकि बीजेपी से लोग सब परेशान हैं। मैं बैकवर्ड की बात करूंगा। जैसे गुजर को चौधरी साहब ने टिकट दिया खतौली का, गुजर के साथ जाट, मुस्लिम, अदर बैकवर्ड और सैनी सब मिल करके वो सीट निकली है। इसी प्रकार से नगर पंचायत, नगर पालिका में भी यही समीकरण बन करके और पश्चिम में बीजेपी को हराने का काम करेंगे। निकाय चुनाव की तैयारी में कांग्रेस भी किसी से पीछे नहीं। सहारनपुर में पार्टी के दफ्तर पर बैठक बुलाई गई। पार्टी के विधायक आराधना मिश्रा ने कहा, निकाय चुनाव सपा और भाजपा की तरह ही सिंबल पर लड़े जाएंगे। ये बता दूं, अभी की नहीं, चुनाव क्योंकि इसके पहले तारीखें आ चुकी थी जिसको बाद में कोर्ट में चैलेंज हो गया था, तो हमारी तैयारी तब से चल रही है। जो कैंडिडेट्स हैं उनके नाम आ चुके हैं, सूची बन गई है, स्क्रीनिंग होने जा रही है उनकी, और पूरी ताकत से हम इस चुनाव को पूरे उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे। सिंबल पे कांग्रेस पार्टी लड़ेगी? अब लगभग जो हमारे मुख्य पद हैं उन पर हम सिंबल से लड़ेंगे, पर बाकी अभी निर्णय मेरे ख्याल से अगले 1-2 दिन में आ जाएगा इसमें। निकाय चुनाव को कोई 24 के चुनाव का सेमीफाइनल मान रहा है तो कोई विधानसभा चुनाव की हार का बदला लेने का मौका। अब इस चुनाव में जो भी बाजी मारेगा उसके हौसले 24 के चुनाव में जरूर बुलंद होंगे। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अब बात करते हैं सपा नेता आजम खान की, जिन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपने समर्थकों के लिए भावुक करने वाला वीडियो जारी किया। इस वीडियो में उन्होंने खुलकर बात की और खुद पर हो रही कानूनी कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। वीडियो में आजम खान ने पिछले 4-5 साल के घटनाक्रम को अफसोसजनक बताया। आजम ने कहा कि जो लोग कमजोर हैं उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। आजम खान ने एक बार फिर से जौहर यूनिवर्सिटी की तारीफ की और यह जताने की कोशिश की कि यूनिवर्सिटी बनाने की वजह से ही उन पर इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है। आजम खान का ये वीडियो ऐसे समय में आया जब रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान किया गया है। मैं आजम खान आपसे मुखातिब हूँ और आप जानते हैं कि मेरी सारी ज़िंदगी और ज़िंदगी का अमल एक आईने की तरह आपके सामने माजी में भी रहा है, आज भी है, और आप कल और आज से मेरे आने वाले कल का अंदाज़ा लगा सकते हैं। गमों का पहाड़, दुखों की किताब और मुकदमों की भरमार सिर पर लेकर चलने वाले आजम खान लंबे दिनों बाद सामने आए। दफ्तर में वीडियो बनवाया
और समर्थकों के बीच साझा करवा दिया। आजम खान का ये हर यूनिवर्सिटी की खूबियां गिनाने वाला था, लेकिन इसी वीडियो में उन्होंने कुछ ऐसी बात भी कही जो उनका दर्द बयां करती है। मुझ पर, मेरे अपनों पर, मेरे प्यारों पर गुजरे हुए 4-5 साल में जो कुछ हुआ है वो किसी से पोशीदा नहीं है, और गालिबन ये एक ऐसी अफसोसनाक तारीख है जिस पर आने वाला कल हिंदुस्तान के इस निज़ाम जमहूरी पर ज़रूर तनकीद करेगा और कुछ ना कुछ अपनी राय पेश करेगा। आजम ने कई बार ये बात कही कि उन्होंने हमेशा कमजोरों और उपेक्षितों के लिए काम किया, उनका सहारा बनने की कोशिश की, लेकिन सियासी युद्ध में उनका किला परास्त हो गया। आजम का ये वीडियो भले नई नस्ल के भविष्य से जोड़ा था, लेकिन इसमें इशारा सियासी भी था। रोज़ अव्वल से ज़िंदगी का मिशन यही था कि जो लोग बहुत कमज़ोर हैं, बहुत नज़रअंदाज हैं, उपेक्षित हैं और किसी मकसद के तहत पूरी दुनिया में और बिलखुसूस हमारे ही अपने मादर वतन में एक ख़ास तबके को पीछे रखने के लिए जो मंसूबाबंद तहरीक है, उसका मुकाबला भी किसी गैर मंसूबाबंद तहरीक से नहीं किया जा सकता। लाजिम था, लाजिम है और आने वाले वक्त भी शायद यही उसूल कामयाबी से गामज़न होगा कि हम अपनी आने वाली कल की नस्लों के लिए कोई ऐसा नक्शा तैयार करें जिनमें अगर उनके लिए बहुत आसानियां ना हों तो वो सख्तियों को सहन कर सकें और एक नॉर्मल जिंदगी, एक आम जिंदगी गुजार सकें। आजम के इस इमोशनल भाषण में हिंदी से ज्यादा उर्दू के शब्द हैं। मकसद साफ है, वो मुस्लिम समाज के बीच संदेश देना चाहते हैं। जौहर यूनिवर्सिटी में ज्यादा से ज्यादा छात्रों को देखना चाहते हैं, लेकिन इस बीच उन्होंने एक ऐसी बात भी कह दी जिस पर सियासी बवाल खड़ा हो सकता है। आजम के मुताबिक एक विशेष वर्ग के बच्चों को मौका नहीं मिलता। हमारे बच्चों के अंदर सलाहियतों की कोई कमी नहीं है, उन्हें मौका नहीं मिलता। खूबियों की कमी नहीं है, उन्हें मौका नहीं मिलता। आगे बढ़ने की हौसले की कमी नहीं है, उन्हें मौका नहीं मिलता। ये मौका मिले, हम इसके लिए कोशिश करें और तालीमी इदारे कायम करें। वही लोकसभा चुनाव से पहले देश की सियासत में किताब पर महाभारत शुरू हो गई है। दरअसल एनसीईआरटी ने नए शैक्षणिक सत्र के लिए पाठ्यक्रम में कई बदलाव किए। एक तरफ जहां मुगल दरबार वाला चैप्टर क्लोज किया गया, तो सूर्यकांत त्रिपाठी और विष्णु खरे जैसे कवियों की कुछ कविताओं को भी हटाया गया है। अब इसी बदलाव पर विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया। अखिलेश यादव ने इसे आपत्तिजनक बताया तो कांग्रेस ने इसे चरण वंदन काल बता दिया। उधर भाजपा की दलील है कि अगर कुछ कविताएं हटाई गई हैं तो कुछ कविताओं को जोड़ा भी गया है। ये किताबों की लड़ाई है जिसमें राष्ट्रवाद की चढ़ाई है। दरअसल एनसीईआरटी ने नए शैक्षणिक सत्र के लिए पुस्तकों में कई बदलाव किए हैं और इसी पर सियासी बखेड़ा शुरू हो चुका है। पहले समझिए किताबों में क्या बदलाव हुआ है। 12वीं की इतिहास की किताब से मुगल दरबार को हटा दिया गया है। अब बच्चों को अकबरनामा और बादशाहनामा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा मुगल शासक और उनके साम्राज्य से जुड़े तथ्य हटाए जाएंगे। रंगीन चित्र, आदर्श राज्य, राजधानियां और दरबार के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा। पदवियां, उपहार, भेंट और शाही परिवार की कहानियां नहीं होंगी। शाही, नौकरशाही और मुगल अभिजात वर्ग का चैप्टर क्लोज किया गया है। इतिहास की किताब पर जो संग्राम होना था वो हो गया, लेकिन नया विवाद हिंदी की किताब के पाठ्यक्रम को बदलने पर खड़ा हुआ है। दरअसल हिंदी की किताब से फिराक गोरखपुरी की गजल हटाई गई है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता गीत गाने दो को हटाया गया है। इसके अलावा विष्णु खरे की कविता को भी हटाया गया है। कविताओं को हटाने की बात सियासत में चुभन पैदा कर रही है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया,
राम की शक्ति पूजा जैसी कालजयी रचना के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक रचना को एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम से हटाया जाना अत्यंत आपत्तिजनक है। भाजपा सरकार स्पष्टीकरण दे और तुरंत यूपी के अन्य कवियों की भी हटाई गई रचनाओं को फिर से शामिल करवाए। किसी एक्सपर्ट कमेटी ने पहले उन कविताओं को उनको रखा होगा, तो ये मन मर्जी से नहीं हो सकता ना कि कभी भी आपकी इच्छा आई और आपने किसी को निकाल दिया। कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन, कोई ना कोई बात आनी चाहिए। और सरकार को मुझे लगता है कि पाठ्यक्रम से लेके और शिक्षा व्यवस्था इसको सुधारने का काम करना चाहिए। इसमें व्यक्तिगत दिमाग और व्यक्तिगत इच्छा अनिच्छा को नहीं शामिल करना चाहिए। एनसीईआरटी की किताबों में न सिर्फ इतिहास बदला है बल्कि कई बड़े बदलाव भी हुए हैं और यही बात सियासत में नई जंग की वजह बनी है। अखिलेश के सवाल उठाने के बाद भाजपा के नेताओं ने उन पर पलटवार किया। अखिलेश, मैं तुमको बताना चाहता हूं कि जो नया रचना संसार आ रहा है ना, उसमें देश है, उसमें सूर्यकांत जी भी है, निराला उसमें अंदर तक है। तुम पहले पढ़ो तो सही कि कौन से पाठ्यक्रम में क्या क्या आ रहा है। और इसलिए देशभक्तों का तो ये जो जुनून है वो पाठ्यक्रम में दिखाई देगा आप लोगों को। आपने तो केवल ढोंग रचा है, लेकिन आज की पीढ़ी अपने धरती पर खड़े होकर के और आसमान को छूने की। बच्चों की किताब है और इसमें 24 के चुनाव का हिसाब है, क्योंकि किसी को ये फैसला रास आ रहा है तो कोई नीयत पर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने भी भाजपा सरकार पर चुभने वाला वार किया। जो सच्चाई है उसे देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, अपनी भूलों से सबक लेना चाहिए। अंग्रेज कैसे आए, मुगल कैसे आए, अगर हमें जाति और धर्म के नाम पे हम विभाजित न होते, रजवाड़ों के नाम पे विभाजित न होते तो ये कभी नहीं आ सकते थे। इसी तरह कुछ उनके अच्छे काम भी हैं, उसे भी पढ़ा जाना चाहिए। इतिहास को मिटा के हालत तो हमारी ये हो जाएगी कि आसमान ऊपर से न गिर जाए। कि निराला जी और एक स्वर्णिम विरासत है इस देश की। उनका साहित्य, उनकी काव्य रचनाएं इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उनका योगदान बहुत रहा है समाज के निर्माण में। हम सब लोग उनकी कविताएं, उनके साहित्य को पढ़ करके आगे बढ़े हैं। आज जो भी हैं, कहीं ना कहीं वो बातें हमारे दिल में ज़रूर होंगी। तो उनके कविताओं को पाठ्यक्रम से निकालने का आखिर उद्देश्य क्या है? और बात करते हैं अतीक अहमद की, जिसके अभी और बुरे दिन शुरू होने वाले हैं, क्योंकि अतीक को अब गुजरात की साबरमती जेल से निकालकर दिल्ली के तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया जाएगा। गोपनीय जांच के आधार पर अतीक की जेल बदलने की तैयारी हो रही है। प्रयागराज के सरकारी अमले ने यूपी सरकार को ये गोपनीय रिपोर्ट भेजी है और इसी आधार पर यूपी सरकार बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट से अतीक अहमद की जेल बदले जाने और उसे दिल्ली की तिहाड़ जेल शिफ्ट किए जाने की अनुमति मांगी जाएगी। गुजरात की साबरमती जेल में बंद माफिया अतीक को बहुत जल्द चुभने वाली खबर मिलने वाली है। साबरमती की जेल में खौफ का साम्राज्य चलाने वाले अतीक को बड़ा झटका लगने वाला है। दरअसल बहुत जल्द अतीक का जेल वाला खेल खत्म होने वाला है, क्योंकि अब दिल्ली की तिहाड़ जेल अतीक का नया ठिकाना होगी। अतीक ने साबरमती जेल में रहते हुए क्या क्या कांड किए और कैसे सिस्टम को ठेंगा दिखाया, वो धीरे धीरे बेनकाब हो चुका है। गोपनीय जांच के आधार पर अतीक की जेल बदलने की तैयारी हो रही है। प्रयागराज के सरकारी अमले ने यूपी सरकार को गोपनीय रिपोर्ट भेजी है। इस रिपोर्ट में अतीक अहमद की जेल बदलवाने की सिफारिश की गई है। इस रिपोर्ट के आधार पर यूपी सरकार अब जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट से अतीक को तिहाड़ जेल शिफ्ट किए जाने की इजाजत मांगी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही माफिया अतीक अहमद को प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल से गुजरात की साबरमती जेल भेजा गया था। 3 जून 2019 को अतीक अहमद को प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल से साबरमती जेल में शिफ्ट किया गया था। दरअसल उमेश पाल शूटआउट केस के बाद साबरमती जेल में अतीक अहमद की गतिविधियों को लेकर एबीपी गंगा ने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाई थी, जिसमें साबरमती जेल को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे। इस रिपोर्ट में खुलासा किया गया था कि अतीक अहमद साबरमती जेल में 3 मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता है। जेल में रोजाना उसका दरबार सजता है। प्रयागराज और दूसरी जगहों से आने वाले ज्यादातर लोगों को
बिना लिखा पढ़ी और एंट्री के ही जेल जाने की छूट होती है। बाहर से आने वाले तमाम लोगों के रहने, खाने, नहाने, धोने की व्यवस्था जेल में ही की जाती थी। मतलब अतीक अहमद ने साबरमती जेल को होटल और धर्मशाला में तब्दील कर रखा था। इधर अतीक अहमद पर बड़ा शिकंजा कसने की तैयारी है तो उधर यूपी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। बरेली और बांदा के साथ साथ नैनी जेल के अधीक्षक सस्पेंड कर दिए गए हैं। सोमवार शाम को सीएम ने जेल मंत्री, डीजी जेल और जेल विभाग के सचिव के साथ बैठक की थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। सबसे खास बात बांदा जेल की है, जहां पर मुख्तार अंसारी बंद है। मुख्तार अंसारी को तमाम सुविधाएं देने की बात सामने आ रही थी, जिसके बाद शासन ने कार्रवाई की। इसके अलावा बरेली जेल में माफिया डॉन अतीक अहमद का भाई अशरफ बंद है। बीते दिनों उमेश पाल की हत्या के बाद जब जेलों की जांच हुई तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। ये पता चला कि बरेली जेल में अशरफ का राज चलता था और वहां जेल के अधिकारियों की मिलीभगत से वो तमाम अपराधों को अंजाम दे रहा था। उमेश पाल की हत्या की साजिश भी बरेली जेल से ही अशरफ और साबरमती जेल से अतीक ने मिलकर रची थी। वहां बरेली जेल में अशरफ को तमाम सुविधाएं दी जा रही थी। ये बताया जा रहा था कि उससे मुलाकात करने वाले लोग एक ही पर्ची पर आते थे, कई लोग मिलते थे। सरकार को यह फैसला इस वजह से भी लेना पड़ा क्योंकि यूपी की जेलों में माफिया राज खत्म करने के तमाम दावे तब हवाई साबित हो गए जब जेल में बंद माफियाओं ने जेल के भीतर और बाहर वारदात कर सरकार को सीधी चुनौती देनी शुरू कर दी। फिर चाहे वो अतीक अहमद की धमक हो या फिर अब्बास अंसारी वाला कांड। जेल विभाग में डीआईजी, एसपी के साथ ही जेलर, डिप्टी जेलर, हेड वार्डर और वार्डर के पदों में काफी कमी है। इन कमी की वजह से जेल की तमाम व्यवस्थाएं तो प्रभावित होती ही हैं। माफियाओं और अपराधियों की निगरानी का काम भी मुश्किल हो जाता है। जेल में बंद माफिया और अपराधी इसी कमी का फायदा उठाते हैं और अपनी मनमानी जेल में चलाते रहते हैं। ये सब लोग जानते हैं कि मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद ने बीते दिनों जेलों में अपनी धमक एक बार फिर दिखाई। बागपत जेल में गैंग वॉर के दौरान मुख्तार अंसारी के शूटर कुख्यात मुन्ना बजरंगी की हत्या हुई। चित्रकूट जेल में गैंग वॉर के दौरान मुख्तार के शूटर समेत 3 लोगों को गोलियों से भून दिया गया। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी ने अपने रसूख का इस्तेमाल कर चित्रकूट जेल में बंद बेटे अब्बास अंसारी को तमाम ऐशो आराम और सुविधाएं दिलवाई। यही नहीं, अब्बास और उसकी पत्नी निकहत अंसारी की लंबे समय तक जेल कैदियों के कमरों में निजी मुलाकातें करवाता रहा। दूसरी तरफ देवरिया जेल में लखनऊ के कारोबारी को किडनैप कर पीटने और रंगदारी मांगने के मामले में आरोपी अतीक अहमद भी साबरमती जेल में अपना रंग दिखाता रहा। बरेली जेल में बंद अशरफ ने राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की हत्या की पूरी जमीन तैयार की। बरेली जेल में उमेश पाल हत्याकांड के शूटर गुड्डू मुस्लिम समेत तमाम अपराधी उससे खुलेआम मुलाकातें करते रहे। बरेली जेल से साबरमती जेल में बंद अतीक से मोबाइल फोन पर धड़ल्ले से बातचीत होती रही। इतना सब कुछ होता रहा और जेल के अधिकारियों को भनक तक नहीं लगी। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो अतीक अहमद भले जेल में बंद हो, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अतीक से जान का खतरा सता रहा है और इन्हीं लोगों में एक नाम है मोहम्मद जीशान का। मोहम्मद जीशान पेशे से प्रॉपर्टी डीलर है और 2 साल पहले अतीक के खिलाफ 5 करोड़ की रंगदारी मांगने का मुकदमा दर्ज कराया था। मोहम्मद जीशान को डर है कि कहीं उमेश पाल की तरह उनकी भी हत्या न करा दी जाए। जीशान ने अतीक के खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज कराए और दोनों ही ट्रायल प्रयागराज के स्पेशल एमएलए कोर्ट में चल रहे हैं। अतीक जेल में है और अतीक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने वाले डर के साए में, क्योंकि जब से उमेश पाल शूट आउट केस हुआ अतीक के खिलाफ जंग छेड़ने वालों में दहशत है। अतीक के खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज कराने वाले प्रॉपर्टी डीलर मोहम्मद जीशान का हाल भी कुछ ऐसा ही है। जीशान को डर है कि कहीं अतीक जेल में रहते हुए उनकी भी हत्या न करवा दे, इसलिए जीशान को भी सरकारी सुरक्षा मुहैया करवाई गई है। लेकिन अतीक के गुर्गों के लिए सरकारी सुरक्षा क्या मायने रखती है, ये सब ने देखा है। उमेश पाल जी की हुई, आपने देखा कि 2 गनर थे, उनके बीच में घुस के किस तरह बेखौफ उन लोगों ने मारा, हत्या हो गई, 2 गनर मारे गए।
तो आपको ये लगता है कि मेरे एक गनर है, वो मुझे मैं तो नहीं अपने आप को समझ रहा हूँ कि मैं सुरक्षित हूँ। यहाँ से मुझे कचहरी जाना होगा, गवाही देने के लिए आना होगा। मेरे पास बहुत ज़्यादा लोग नहीं है कि मेरे पास परिवार में 20-25-50 लोग हैं चलेंगे साथ में, क्योंकि सब डरे रहते हैं। अतीक अहमद से दुश्मनी का मतलब ये है कि कब किसकी हत्या हो जाए। जिशान ने अतीक के खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज करवा रखे हैं। दोनों का ट्रायल प्रयागराज के स्पेशल MP MLA कोर्ट में चल रहा है। दोनों ही मुकदमों में अगले कुछ महीनों में फैसला आ सकता है और दोनों ही मामलों में जिशान खुद वादी और गवाह है। इसलिए फैसला आने पर माफिया अतीक को सजा मिलना करीब करीब तय माना जा रहा है। जिशान का कहना है कि अतीक के गुर्गे मुकदमे में समझौता नहीं करने पर अक्सर धमकाते हैं। परिवार के लोगों का पीछा किया जाता है, उनकी एक एक गतिविधियों पर नजर रखी जाती है। अपने कज़िन के साथ 5-6 लोग बैठे हुए थे, तभी अचानक जब देखते हैं आसाद कालिया, अली और उसके कम से कम 25 लोग, 20 से 25 लोग उतरते हैं। सबके हाथ में तमंचे, पिस्टल, राइफल थी और आगे हम लोग घेर के सटा देते हैं। हम लोग का एकदम दिमाग उस समय आउट हो जाता है, ये क्या हो रहा है। उस समय फिर अली कहता है कि हेलो अब्बा से बात करो। तो मैं फ़ोन लेता हूँ, मैंने कहा हाँ जी हेलो बताइए। तो कहा तो वह नेतागिरी बहुत आवा थी ना, जब तो का कह रहे हैं या तो ज़मीन हमारे बीवी शाइस्ता परवीन के नाम लिख दे और नहीं तो अली और आसाद के हार में 5 करोड़ रुपया रंगदारी दे दे। जिशान का साफ तौर पर कहना है कि अगर उसके साथ कोई अनहोनी होती है तो उसके लिए अतीक अहमद और बरेली जेल में बंद उसका भाई अशरफ ही जिम्मेदार होगा। जिशान माफिया अतीक अहमद का करीबी रिश्तेदार भी है, लेकिन अतीक ने उसे भी नहीं बख्शा। 31 दिसंबर 2021 को जेल में रहते हुए उससे 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी और नहीं देने पर अपने बेटे अली और कई गुर्गों को भेजकर उसके घर पर हमला करवाया, असलहों से फायरिंग करवाई और साथ ही बुलडोजर के जरिए पूरे घर को तहस नहस करवा दिया। जिशान के मुताबिक अतीक अहमद अगर खूंखार है तो उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन बेहद शातिर है। वो खुद रंगदारी वसूलती है, लोगों को धमकाती है और बात नहीं मानने वालों को गुर्गों के जरिए प्रताड़ित भी करती है। अतीक जेल में रहते हुए भी क्या करवा सकता है, ये सब ने देखा। हालांकि उस पर लगातार कानूनी शिकंजा कस रहा है। उधर बसपा ने प्रयागराज से शाइस्ता परवीन का मेयर वाला टिकट भी काट दिया है। अब शाइस्ता की जगह किसी और को प्रत्याशी बनाया जाएगा। नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में हर जगह पर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले हम लोग बड़े पैमाने पर मनाएंगे और एक एक नगर पंचायत, एक एक नगर पालिका और नगर निगम की सीट के एक एक पार्षद की सीट जीतना ही हम लोगों का उद्देश्य है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के हाथ में ताकत देने के लिए हमारे पदाधिकारी, कार्यकर्ता सब पूरी मुस्तैदी के साथ लग करके एक एक सीट जीतने का काम करें। पार्टी की तरफ से ये साफ किया गया है कि शाइस्ता परवीन की जगह अब जो भी नेता टिकट पाना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन्हें नए सिरे से आवेदन करना होगा। निर्धारित समय तक जो आवेदन किए जाएंगे उनमें से किसी एक नाम पर अंतिम फैसला पार्टी अध्यक्ष मायावती लेंगे। हालांकि आज हुई मंडलीय बैठक में ज्यादातर नेताओं की यही राय थी कि अल्पसंख्यक वर्ग की शाइस्ता परवीन का टिकट काटे जाने के बाद अगर इसी वर्ग के किसी नेता को टिकट दिया जाता है तो वो पार्टी के लिए ज्यादा मुफीद साबित होगा। शाइस्ता परवीन शूट आउट मामले में नामजद आरोपी है। पुलिस ने शाइस्ता पर इनाम भी घोषित किया है, लेकिन शाइस्ता कहां है ये अभी तक किसी को पता नहीं चल पाया है। एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। और चलिए अब बात करते हैं यूपी की सड़कों की। और सड़कों पर सांड मुसीबत का दूसरा नाम बने हैं। सरकार को भी इस समस्या के बारे में अच्छे से पता है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 31 मार्च तक सभी छुट्टा गोवंश को आश्रय स्थल तक पहुंचाने के निर्देश दिए थे। लेकिन मार्च का महीना बीत जाने के बाद भी गोवंश सड़क पर घूम रहे हैं। एक तरफ जहां इस मुद्दे पर सीएम योगी ने नाराजगी जताई तो विपक्ष लगातार हमलावर है। समाजवादी पार्टी ने सरकार पर तंज कसा और सांड फंड बनाकर पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की मांग की। यूपी की सड़कों पर सांड बेलगाम हैं और सियासत उफान पर है। उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं का मुद्दा कितना बड़ा है इसे मुख्यमंत्री भी जानते हैं और प्रधानमंत्री भी।
यही वजह थी कि सीएम योगी ने 31 मार्च तक सभी छुट्टा गोवंश को आश्रय स्थल तक पहुंचाने के निर्देश दिए थे। लेकिन 31 मार्च की तारीख बीत गई और आवारा पशु सड़क पर ही रह गए। ये बात सीएम योगी को भी चुभी है और उन्होंने 5 अप्रैल तक सभी गोवंश को आश्रय स्थल भेजने की रिपोर्ट तलब की है। इधर सरकार आवारा पशुओं को लेकर सख्ती बरत रही है तो सड़क पर आवारा पशुओं का तांडव लोगों की परेशानी बढ़ाता जा रहा है। ये हरदोई की तस्वीर है जहां बीच हाईवे पर 2 सांड आपस में भिड़ गए। काफी देर तक ऐसी ही स्थिति रही और लोग परेशान रहे। हरदोई में तो सांडों ने सिर्फ लोगों को परेशान किया, पर बागपत में सांड ने एक बच्चे समेत 3 लोगों को जख्मी कर दिया। घायलों में एक बुजुर्ग और एक महिला भी है। महिला तो इलाज करवाकर लौट आई, लेकिन बुजुर्ग अभी भी अपनी मरहम पट्टी करवा रहे हैं। इधर सांड सड़क पर उत्पात मचा रहे हैं तो इस पर सियासत भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया, कासगंज में सांड ने युवक को पटक कर मार डाला। फिरोजाबाद में सांड के हमले में घायल वृद्ध की मौत। योगी सरकार में आम जन के जीवन की कोई अहमियत नहीं, ऐसी लापरवाही बन रही खतरा। आखिर सरकार कब बनाएगी सांड फंड, मृतकों के परिजनों को मिले मुआवजा। ये बीजेपी के लोग किसान वाली पार्टी नहीं है। अगर ये किसानों का दल होता है, ये उद्योगपतियों का और बड़े कारोबारियों का दल है। इनका हर फैसला बड़े उद्योगपति, बड़े कारोबारियों की मदद का है और इसीलिए आपने देखा होगा इन्होंने एक अपने उद्योगपति मित्र की इतनी मदद की कि दुनिया में 2 नंबर पे पहुंच गया। लेकिन एक रिपोर्ट आई, फर्जी बढ़ाया था, वो कहां धराशायी हो गया। ये उद्योगपतियों की मदद कर रहे हैं, ये किसानों के शुभचिंतक नहीं है। आवारा पशुओं का मुद्दा विधानसभा चुनाव में जोर शोर से गूंजा था। अखिलेश ने तो यहाँ तक ऐलान कर दिया था कि अगर किसी व्यक्ति की मौत सांड के हमले से होती है तो उसके परिजनों को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। साइकिल से मरने वालों को नहीं 5 लाख, साथ ही साथ जिस वजह से सांड से जिसकी जान गई है उसको भी 5 लाख देने का काम करेंगे। आवारा पशुओं का मुद्दा इतना बड़ा है कि प्रधानमंत्री मोदी को भी विधानसभा चुनाव के वक्त इसके समाधान का वादा करना पड़ा था। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर सपा की साइकिल उसी दिशा में दौड़ती नजर आ रही है। सपा का ट्विटर हैंडल हो या फिर अखिलेश की सोशल मीडिया पोस्ट, दोनों ही जगह सांड से जुड़ी खबरें लगातार नजर आती हैं। हाल ही में जब बजट सत्र चल रहा था तब भी समाजवादी पार्टी के विधायकों ने सदन में इस मुद्दे पर सवाल पूछा था। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। माफिया अतीक का सिंडिकेट पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक कैसे फैला हुआ है, इसका एक उदाहरण मेरठ से अखलाक की गिरफ्तारी के बाद सामने आया। गुड्डू मुस्लिम को शरण देने वाले डॉक्टर अखलाक की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को बड़े खुलासे की उम्मीद है। माना जा रहा है कि मेरठ का अखलाक अतीक का बड़ा राजदार है। अखलाक को अतीक का स्लीपर सेल कहा जाता है। अतीक के शूटर से लेकर उसके हर काले चिट्ठे की अखलाक को जानकारी है। इसका खुलासा धीरे धीरे होने लगा है। अखलाक के बेनकाब होने में कैसे एक स्कूटी और चाबी का बड़ा रोल रहा, उसे इस रिपोर्ट से समझिए। मेरठ में एक स्कूटी ने अतीक का बड़ा राज खोल दिया है। एक चाबी ने अतीक और उसके बहनोई अखलाक का गठजोड़ खोल कर रख दिया है। उमेश पाल हत्याकांड में कड़ियां जुड़ती जा रही हैं और पुलिस के हाथ गुनहगारों तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि अब अतीक का बहनोई बोलेगा और हर राज खोलेगा। मेरठ में माफिया अतीक के बहनोई डॉक्टर अखलाक की गिरफ्तारी ने उन सवालों के जवाब दे दिए हैं जिन सवालों को लेकर पुलिस और एसटीएफ के हाथ अब तक खाली थे। बेहद शातिर अखलाक हर बात और हर आरोप को झूठा करार दे रहा था, लेकिन अखलाक के घर लगे सीसीटीवी में वो बड़े राज दफन थे जिसके बारे में एसटीएफ और पुलिस को भी यकीन नहीं था। सीसीटीवी की डीवीआर जब गायब मिली और अखलाक के बयान पलटे तो फिर डीवीआर की तलाश शुरू हुई। पूरा घर छान लिया गया लेकिन डीवीआर नहीं मिली। तभी पुलिस की नजर घर के पास खड़ी स्कूटी पर गई और जैसे ही उसकी डिग्गी खोली गई तो बड़े राज सामने आ गए, क्योंकि बमबाज गुड्डू मेरठ आया, अतीक के बहनोई अखलाक के घर पनाह ली, 18 घंटे तक रुका भी, अखलाक ने फंडिंग की और फिर वो यहां से चलता बना।
माफिया अतीक के बहनोई डॉक्टर अखलाक की गिरफ्तारी के बाद भी एसटीएफ और पुलिस के हाथ खाली थे, लेकिन एक चाबी और स्कूटी ने एसटीएफ के हाथ इतने बड़े सबूत दे डाले जो अतीक और अखलाक के गठजोड़ की कहानी से पर्दा उठाने के लिए काफ़ी हैं। इसी के साथ ही उमेश पाल हत्याकांड में एक बड़े षड्यंत्र की भी जानकारी दे डाली। यानी उमेश पाल हत्याकांड के बारे में माफिया अतीक के बहनोई डॉक्टर अखलाक को भी जानकारी थी। डॉक्टर अखलाक को पता था कि उमेश पाल की हत्या कब और कैसे होगी। कुछ ऐसे इशारे मिले हैं जो इस बात को साबित करते हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो अखलाक की गाड़ी शूटर्स तक नहीं पहुंचती। गुड्डू मुस्लिम शूटर से डॉक्टर अखलाक गले मिलता नजर आ रहा है, यानी दोनों में घनिष्ठता काफी है, क्योंकि पहली बार में कोई किसी अनजान शख्स से कैसे गले मिल सकता है। जाहिर है गुड्डू मुस्लिम और अखलाक की कई मुलाकातें हो चुकी थीं। इसके अलावा गुड्डू मुस्लिम को फंडिंग करना, उसे अपने घर पर पनाह देना और फिर उसे सुरक्षित स्थान पर भेजना साफ बताता है कि डॉक्टर अखलाक पहले भी अतीक के सिंडिकेट से जुड़े लोगों को सुरक्षा के साथ साथ फंडिंग भी करता रहा है। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि अगर अखलाक पाक साफ है तो फिर सीसीटीवी की डीवीआर क्यों छिपाई गई? दरअसल एसटीएफ को इस बात की जानकारी थी कि अतीक का बेटा असद, शूटर गुड्डू मुस्लिम और साबिर मेरठ में अतीक के बहनोई अखलाक के घर आ सकते हैं। अखलाक की गिरफ्तारी उमेश पाल हत्याकांड के 2 दिन बाद ही हो जाती, लेकिन एक अधिकारी के कहने पर रोक दी गई कि अगर डॉक्टर अखलाक को गिरफ्तार कर लिया गया तो शूटर चौकन्ने हो जाएंगे। बात सही थी, लेकिन शूटर गुड्डू मुस्लिम मेरठ में अखलाक के घर आया भी और चला भी गया, पर एसटीएफ और पुलिस हाथ मलती रह गई। चर्चा अतीक के बेटे असद और शूटर साबिर के आने की भी है, जिसकी तफ्तीश चल रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।